हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं, ताकि हमारा लिखा हुआ जो केमिकल इक्वेशन हो उसे समझकर कोई अगर लैब में भी चला जाए ना, मिनटों में उसके साथ प्रैक्टिकल डन कर दे। और मुझे लंबा सा एक हिस्ट्री के जो स्टोरी होता है उसके जैसा मुझे लाइन लिखकर सामने वाले को केमिस्ट्री ना समझाना पड़े। तो चलो स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने वाला ये वीडियो। तो अभी हम लोग बात करते हैं ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स के साथ में हम लोग बात करते चलते हैं कि किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाया जाए। सबसे पहला पॉइंट, जब भी आप उसे इंफॉर्मेटिव बनाना चाहते हैं तो उनके स्टेट को शो करिए। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का क्या शो कर दीजिए, उसका स्टेट शो कर दीजिए। जैसे मैं एग्जांपल में दिखाता हूं कि मान लो कि मुझे किसे करवाना है, अगर मैं जिंक कैसा मिलता है, जिंक अगर देखोगे ना लैब में तो छोटा छोटा ग्रैन्यूल्स होता है। उस ग्रैन्यूल्स को हम ले लेते हैं, ग्रैन्यूल्स में छोटा छोटा टुकड़ा होता है, उसको ले जाकर एक बीकर में मैं डालना चाहता हूँ। कैसे बीकर में, तो जिसमें कॉपर सल्फेट पहले से अवेलेबल है। तो कॉपर सल्फेट कैसा होता है, कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो मैंने क्या किया, कॉपर सल्फेट का एक्वस फॉर्म लिया और उसमें ले जाकर इस जिंक के ग्रैन्यूल्स को डाल दिया। तो अब इसे तो लैब में उसको पता चल जाएगा एक्वस फॉर्म में होता है, अच्छा कोई लिक्विड वो ढूंढेगा जाके लैब में। दूसरा ये जिंक का छोटा छोटा ग्रैन्यूल्स सर्च करेगा। तो कैसे पता चला, यहाँ पे मैं कैसे इंफॉर्मेशन ऐड किया, तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर अगर मुझे सॉलिड को रिप्रेजेंट करना था, है ना, तो सॉलिड के लिए मैं क्या यूज किया, एस वर्ड यूज किया, स्मॉल एस यूज करते हैं। ओके। दूसरा, अगर मुझे लिक्विड को शो करना रहा तो लिक्विड को हमेशा किससे शो करते हैं, स्मॉल एल से। अगर मुझे एक्वस फॉर्म को किसी भी इक्वेशन के किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के एक्वस फॉर्म को शो करना है तो उसके लिए क्या करोगे, एक क्यू यूज कर लोगे। अगर यही मुझे गैसियस स्टेट को शो करना है तो गैसियस स्टेट को शो करना है तो उसके लिए स्मॉल जी यूज कर लिया करो। तो वैसे ही देखो, जिंक कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये क्या करता है, कॉपर को रिप्लेस कर देता है, बनाता क्या है, ZnSO4, जो किस फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म में रहता है। और साथ ही में जिंक जो है साइड में एज ए प्रेसिपिटेट, सॉरी ये सॉलिड फॉर्म में बाहर उधर साइड हो जाता है। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंट करने का, इसे इसके स्टेट को शो करने का, जो कि सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ कि और क्या चीजें हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, ताकि और भी ये जो रिएक्शन है ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाए। तो दूसरा पॉइंट जो है, सो प्रेसिपिटेट विद एज अ डाउन एरो। इसे कैसे शो करेंगे, तो डाउन एरो के साथ। जैसे एक मैं एग्जांपल अभी बताता हूं। ओके, जैसे सोडियम सल्फेट ले लीजिए। ओके, इस सोडियम सल्फेट को अगर मैं रिएक्ट करवाता हूं बैरियम क्लोराइड के साथ, ओके, तो बैरियम क्लोराइड के साथ जब इसे रिएक्शन करवाते हैं तो ये हमारा क्या बनाता है, ये सोडियम उसे रिप्लेस कर देता है और साथ ही में हमारा बैरियम सल्फेट बना देता है, बैरियम सल्फेट बना देता है। ओके, तो अब इसमें होता क्या है ना, ये तो रहता है हमारा एक्वस फॉर्म में क्योंकि सॉल्ट है ये, तो सॉल्ट जो है एक्वस फॉर्म में रहता है, लेकिन बैरियम सल्फेट किसमें आ जाता है, एक प्रेसिपिटेट बनकर नीचे की तरफ जमा हो जाता है। तो कहने का मतलब सॉलिड फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है नीचे की तरफ। ओके, तो ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट, जिसे ध्यान में रखना। तीसरा पॉइंट वो तुम्हें ध्यान में, हम लोगों को ध्यान में रखना ये है कि अगर कोई भी इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है तो उस वक्त क्या करना है, हमें इवोल्यूशन ऑफ गैस के समय ये जो डाउन एरो था वहां पे अप एरो के साथ इसे शो करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस विद किसे, इसे अप एरो से, मतलब जैसे गैस अगर कंटेनर से रिएक्शन के बाद कंटिन्यू बाहर निकलने लगा तब उसके लिए क्या करना है, अप एरो के साथ कर देना है। जैसे सोडियम को ले लिए और उसे वाटर में हम लोग डाल दिए तो ये क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ ही में हाइड्रोजन गैस रिलीज करना शुरू कर देता है। ओके, तो ये जो हमारा रिलीज करना शुरू किया हमारा हाइड्रोजन गैस, इसी तरीके से हम लोग इवोल्यूशन ऑफ गैस में हम लोग हाइड्रोजन गैस रिलीज अगर कर रहा हूं इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं अपवर्ड एरो के साथ। तो ये हो गया हमारा कौन सा पॉइंट, थर्ड पॉइंट। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट की तरफ।
अब चलते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो फोर्थ पॉइंट हमें ये ध्यान में रखना है कि जब भी केमिकल रिएक्शन हो रहा हो तो उस वक्त हम लोगों को अगर, अब जैसे हमेशा एक ही जैसा केमिकल रिएक्शन नहीं होता, ऐसा नहीं है कि अपन, अब जैसे मान लो हम लोग को मिलाना है नाइट्रोजन गैस का एक सिलेंडर दे दिया और दूसरा दे दिया हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर, बोला कि दोनों रिएक्शन करवा के दिखाओ, नाइट्रोजन हाइड्रोजन में होता है कि नहीं, तो अमोनिया बनता है ना, क्या हाँ बनता है, NH3 होता है उसका फॉर्मूला। ठीक है गुरुजी, अब एक सिलेंडर लिया दूसरा सिलेंडर लिया, हमने दोनों को 5 से जोड़ दिया, जोड़ने के बाद पता चला रिएक्शन हो ही नहीं रहा, दोनों को तो मैंने जोड़ दिया, मिक्सअप हो गया दोनों, कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा दोनों में, नाइट्रोजन अलग है हाइड्रोजन अलग है, दोनों एक दूसरे के गैप्स में एडजस्ट हो गया। तो उसके लिए हम लोग को स्पेसिफिक कंडीशन उसे प्रोवाइड कराना होता है, वो भी अगर मुझे केमिकल रिएक्शन में शो कराना है तो क्या करोगे, जैसे मैंने अभी क्या बताया कि कोई भी इन्वायरमेंट का कंडीशन हो, केमिकल रिएक्शन के वक्त क्या क्या चीजें उसे देना है, या तो उसका प्रेशर कितना होना चाहिए, उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, साथ ही में उसका तीसरा जो है उसका कैटलिस्ट मैं कोई प्रोवाइड करा सकता हूँ क्या, तो ये तीनों चीजें कैसे दे सकते हैं। मान लो मुझे नाइट्रोजन गैस दिया गया, ठीक, उसे मुझे हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करवाना है, तो इसके लिए इसके बाद फिर बनता क्या हमारा, अमोनिया बनकर सामने आता है। ओके, तो अब जो अमोनिया आता है हमें, ये कुछ खास कंडीशन में देने के बाद ही आता है, क्या क्या, तो ये 400 से लेकर 3.5 सेल्सियस, ओके, और साथ ही में हमें 200 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर इसे देना पड़ता है, और कैटलिस्ट के रूप में आयरन लेना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन हम इसे प्रोवाइड कराएंगे तभी ये जाकर अमोनिया बनकर सामने आएगा। अगर ये सिचुएशन नहीं प्रोवाइड करते, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसे टेम्परेचर गर्म करता हूँ, अगर 400 डिग्री सेल्सियस तक जाएंगे तब ये नाइट्रोजन जो है हमारा हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा, तब फिर मुझे अमोनिया बनाने की कोशिश करेगा, और साथ ही में प्रेशर जो है वो हमारा, सॉरी 200 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें इतना देना पड़ेगा, और साथ ही में आयरन एज ए कैटलिस्ट ताकि वो रिएक्शन को फास्ट कर सके। अब लास्ट जो है हमारा, ये तो हुआ हमारा थर्ड पॉइंट, अब बात करते हैं हम लोग लास्ट और फिफ्थ पॉइंट की। लास्ट और फिफ्थ पॉइंट में ये है कि अगर आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर उसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस या तो एंडोथर्मिक या फिर एक्सोथर्मिक अगर रिएक्शन हो रहा है तो उसमें रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है कि हम लोग रिएक्टेंट के सामने दे दें। ये कौन सा पॉइंट था, 4 नंबर पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो जब भी केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, जैसे हमें कार्बन का रिएक्शन करवाना है ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बनेगा तो इस वक्त क्या है, कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसे गर्म करना पड़ता है, मतलब उसमें कुछ टेम्परेचर ऐड करना पड़ता है। अब टेम्परेचर ऐड करने का मतलब ये है कि इधर साइड हमने हीट का एडिशन किया, तो साथ ही में प्लस एच यहाँ लिख सकते हो, प्लस एच मतलब एडिशन ऑफ हीट किया जा रहा है, प्लस हीट लिख सकते हैं यहाँ से ब्रैकेट में। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसे और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। ये थे हमारे 5 पॉइंट, जिन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखते हो तो केमिकल रिएक्शन को और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हो। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।